सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। मैं डॉक्टर उषा लामरोड, सहायक आचार्य इतिहास, राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर से। विद्यार्थियों, विषय है मौर्य कला। मौर्य साम्राज्य भौगोलिक दृष्टि से प्राचीन भारत का प्रथम विशाल साम्राज्य था। इस साम्राज्य पर मौर्य वंश ने 323 ईसा पूर्व से लेकर 184 ईसा पूर्व तक शासन किया। चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक इसके महत्वपूर्ण शासक हुए। मौर्य काल में कला और स्थापत्य कला का समुचित विकास हुआ। सैंधव सभ्यता के बाद और मौर्य काल से पहले जो कला के क्षेत्र में उदासीनता दिखाई देती है, उसका संभवतः कारण इस समय में कला के क्षेत्र में लकड़ी, मिट्टी के ईंटों तथा घास फूस आदि का प्रयोग था। इस कारण से इस समय की कलात्मक वस्तुएं आज हमें प्राप्त नहीं होती हैं। मौर्य काल में कला के क्षेत्र में पाषाण का प्रयोग किया जाने लगा, जिसके फलस्वरूप मौर्य काल की कलाकृतियां चिरस्थायी हो गई। मौर्य काल में विशेष रूप से अशोक के समय बौद्ध धर्म की प्रधानता रही। कला पर भी बौद्ध धर्म का प्रभाव पड़ा। बौद्ध धर्म की आध्यात्मिकता कला के माध्यम से अभिव्यक्त हुई। मौर्य कला को हम दो प्रकारों में बांट सकते हैं, राजकीय कला और लोक कला। राजकीय कला में शासकों द्वारा निर्मित स्मारक आते हैं। इसमें हम राज प्रासाद, स्तंभ, गुहा विहार एवं स्तूप रख सकते हैं। लोक कला में स्वतंत्र कलाकारों द्वारा लोक रुचि की वस्तुओं का निर्माण किया गया और इसके अंतर्गत यक्ष यक्षिणी की मूर्तियां एवं मिट्टी की मूर्तियां रखी जा सकती हैं। मौर्य कला में हम सबसे पहले राजप्रासादों के विषय में जानेंगे। मौर्य काल के अधिकांश अवशिष्ट स्मारक अशोक के समय के हैं। उससे पूर्व मौर्यकालीन वास्तुकला का ज्ञान हमें कौटिल्य के अर्थशास्त्र एवं यूनानी लेखकों के विवरण से होता है। इन लेखकों ने चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी पाटलिपुत्र तथा उसके भव्य राजप्रासाद का विवरण दिया है। यूनानी लेखक स्ट्रेबो ने पाटलिपुत्र का वर्णन इस प्रकार किया है। पॉलीबोथरा गंगा और सोन नदी के संगम पर स्थित नगर था। यह समानांतर चतुर्भुजाकार था। इसके चारों ओर 700 फीट चौड़ी खाई थी। नगर के चारों ओर लकड़ी की दीवार बनी हुई थी। इस नगर में चंद्रगुप्त मौर्य का एक भव्य राजप्रासाद स्थित था। यह एक विशाल भवन समूह था जिसमें अनेक बड़े बड़े कमरे थे। इस विशाल राजप्रासाद में सर्वप्रमुख भवन अनेक स्तंभों वाला मंडप था जो लकड़ी के ऊंचे धरातल पर टिका हुआ था। स्तंभों में सोने की लता पत्रावली तथा चांदी की चिड़िया बनी हुई थी। यह राजप्रासाद एक बड़े उद्यान के बीच में स्थित था जहां अनेक छायादार वृक्ष लगे हुए थे। पटना के समीप बुलंदी भाग से खुदाई में नगर परकोटे तथा कुम्भलहार की खुदाई से राजप्रासाद के अवशेष हमें मिलते हैं। इसकी एक पिक्चर आप इस पीपीटी पर भी देख सकते हैं। इन अवशेषों से इन लेखकों के विवरण की पुष्टि होती है। कुम्भलहार के खुदाई से जो प्रासाद के अवशेष प्राप्त हुए हैं, उनसे पता चलता है कि एक विशाल भवन समूह था और एक भवन के अवशेष
जो मिले हैं उसमें पत्थर के विशाल स्तंभ खड़े हैं जो किसी विशाल स्तंभ मंडप की छत के आधार रहे होंगे। यह संभवतः चंद्रगुप्त मौर्य का विशाल सभा भवन था और यह ऐतिहासिक काल का पहला अवशेष है जो कि एक मंडप के रूप में है और मंडप के मुख्य भाग में 10-10 स्तंभों की 8 कतारें पूर्व से पश्चिम की ओर बनी हैं। मंडप के एक ओर काष्ठ मंच मिला है जिसे काष्ठ शिल्प का अद्भुत उदाहरण कह सकते हैं। मेगास्थनीज के इंडिका में इन राजप्रसादों की प्रशंसा करते हुए लिखा है कि सूसा एवं एक बतना के ईरानी राजप्रसाद भी इनकी भव्यता की बराबरी नहीं कर सकते। फायान ने इन्हें देवताओं द्वारा निर्मित बताया है। चंद्रगुप्त मौर्य के समय इन राजप्रसादों के निर्माण में जहां काष्ठ का प्रयोग किया गया, वहीं अशोक के समय इनके निर्माण में पाषाण का प्रयोग किया गया। ये सारे साक्ष्य मौर्य प्रासादों की विशालता, सौंदर्य एवं कलात्मकता के प्रतीक हैं। मौर्य कला का उत्कृष्ट उदाहरण है उसके स्तंभ। अशोक के समय लगभग 30 स्तंभ बनाए गए जिनमें से 15 सुरक्षित अवस्था में हैं, अन्य अब नष्ट हो चुके हैं। ये स्तंभ 2 प्रकार के हैं। पहले स्तंभ जिन पर धम लिपियां खुदी हुई हैं, इसमें दिल्ली मेरठ, दिल्ली टोपरा, इलाहाबाद, लोरिया नंदनगढ़, लोरिया अर्राज, रामपुरवा, संकीसा, सांची, सारनाथ, लुम्बिनी, निगाली सागर आदि के स्तंभ आते हैं। दूसरे स्तंभ साधारण स्तंभ हैं जिनमें कोई भी लिपि खुदी हुई नहीं है, ये बिल्कुल सादे हैं। इसमें रामपुरवा, बसाड़, कोसम आदि के स्तंभ आते हैं। मौर्य स्तंभ लंबे, चमकदार, सुडोल एवं एकाश्मक हैं, अर्थात ये एक ही पत्थर से बनाए गए हैं। ये नीचे से ऊपर की ओर क्रमशः पतले होते जाते हैं। स्तंभों के मुख्य भाग होते हैं यष्टि। यष्टि के ऊपर अधोमुख कमल की आकृति, उसके ऊपर फलक और स्तंभ शीर्ष पर पशु आकृतियां। ये अलग अलग पशुओं की आकृतियां होती हैं, जैसे बसाठ के स्तंभ के ऊपर सिंह की आकृति बनी हुई है, संगीसा के स्तंभ के शीर्ष पर हाथी की आकृति बनी हुई है, रामपुरवा के स्तंभ के शीर्ष पर वृषभ की आकृति बनी हुई है, लोरिया नंदनगढ़ के स्तंभ के शीर्ष पर सिंह की आकृति बनी हुई है, सांची और सारनाथ के स्तंभों के शीर्ष पर एक साथ 4 सिंहों की आकृतियां मंडित की गई है। इस पीपीटी में आप ये स्तंभों के मुख्य भाग देख सकते हैं तथा सारनाथ का स्तंभ भी आप देख सकते हैं। इसमें 4 सिंहों की पशु आकृति शीर्ष पर बनी हुई है। स्तंभों की यष्टि एक ही पत्थर को तराश कर बनाई गई है। इन पर इतनी बढ़िया पॉलिश है कि वे आज भी शीशे की तरह चमकते हैं। अशोक स्तंभ वास्तु एवं तक्षण की दृष्टि से अनुपम है। ये सभी स्तंभ पूर्ण रूप से स्वतंत्र और बिना किसी सहारे के खुले आकाश के नीचे खड़े हैं। चुनार के बलुए पत्थर से निर्मित हैं। इनकी लंबाई 35 से 50 फीट और वजन लगभग 50 टन है। स्तंभ शीर्षों में हम सारनाथ के स्तंभ का सिंह शीर्ष सर्वोत्कृष्ट है। इसके फलक पर 4 सिंह पीठ से पीठ सटाए चारों दिशाओं की ओर मुख करके दृढ़ता पूर्वक बैठे हैं। ये इस पीपीटी में भी आप सारनाथ का स्तंभ देख सकते हैं।
सिंहों के तने हुए शरीर की मांसपेशियां, उनके लहलाते हुए केश और गठीला अंग प्रत्यंग अत्यंत सूक्ष्मता एवं चतुरता के साथ बनाया गया है। ये सम्राट अशोक के शक्ति के प्रतीक हैं। सिंहों के मस्तक पर महाधर्म चक्र स्थापित है, जिसमें मूलतः 32 तीलियां थी। ये शक्ति के ऊपर धर्म की विजय का प्रतीक है। सिंहों के नीचे की फलक पर चारों दिशाओं में 4 चक्र बने हैं, जो धर्म चक्र प्रवर्तन के प्रतीक हैं, और इन पर 4 पशु गज, अश्व, बैल तथा सिंह की आकृतियां उत्कीर्ण हैं। मौर्य काल के स्तंभों को सर जॉन मार्शल और पर्सी ब्राउन जैसे विद्वान ईरानी स्तंभों की अनुकृति मानते हैं, किंतु ये सही नहीं है, क्योंकि ईरानी स्तंभों और अशोक के स्तंभों में मूलभूत अंतर है, जो इस प्रकार है। अशोक के स्तंभ एकाश्मक स्तंभ है, यानी एक ही पत्थर से बने हुए हैं। वहीं ईरानी स्तंभ कई पत्थरों को जोड़कर बनाए गए हैं। अशोक के स्तंभ बिना किसी चौकी या आधार के भूमि पर टिकाए गए हैं, जबकि ईरानी स्तंभ आधार पर टिकाए गए हैं। अशोक के स्तंभ स्वतंत्र रूप से विकसित हैं, जबकि ईरानी स्तंभ विशाल भवनों पर लगाए गए हैं। अशोक के स्तंभों के शीर्ष पर पशु आकृतियां हैं, जबकि ईरानी स्तंभों के शीर्ष पर मानव आकृतियां हैं। अशोक के स्तंभ सपाट हैं, वहीं ईरानी स्तंभ नालीदार स्तंभ हैं। अशोक के स्तंभों के जो पशु आकृतियां हैं, उनका एक प्रतीकात्मक अर्थ है, वहीं ईरानी स्तंभों में ऐसी कोई प्रतीकात्मकता हमें दिखाई नहीं देती। अशोक के स्तंभ नीचे से ऊपर की ओर क्रमशः पतले हो जाते हैं, वहीं ईरानी स्तंभों की चौड़ाई एक समान है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अशोक के स्तंभ किसी की अनुकृति नहीं है। स्तंभों पर जो चमकदार पॉलिश की गई है, उसे स्पूनर ईरान से ग्रहण की गई बताते हैं, जबकि वासुदेव शरण अग्रवाल ने आप स्तंभ सूत्र और महाभारत से ऐसे उदाहरण खोज निकाले हैं जो ये बताते हैं कि यह पॉलिश भारतीयों को पहले से ही ज्ञात थी। तो इस प्रकार मौर्यकालीन स्तंभ तथा उन पर की गई पॉलिश पूर्ण रूप से भारतीय है। धन्यवाद।